नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे युवा ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत कम समय में, हालांकि करीब करीब 10 साल का सेवा काल वो पूरा कर चुके हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में उन्होंने मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपनी अलग पहचान उन्होंने छोड़ी है। और ये पहचान उन्होंने छोड़ी है अपनी सरलता की वजह से। सरलता, सादगी और निष्ठा से काम करना, ये चीज़ें उनके व्यक्तित्व के साथ बहुत अभिन्न रूप से जुड़ी हैं। मेरे साथ हैं 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर जो वर्तमान में ग्वालियर के कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी मेरे साथ हैं। कौशलेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। मैं जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। कौशलेंद्र जी, हम पन्ने पलटते हैं इसमें और पीछे चलते हैं। मैं आपको हरदोई ले जाऊंगा, जहां के एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ। पिताजी एक बहुत साधारण सेवा में रहे, लेकिन उनके संस्कार अद्भुत थे जो आपको उन्होंने दिए, और अपने परिवार के और भी जो उनकी संतान रही उनको भी उन्होंने वही भावना से आगे बढ़ाया। हमने सुना है कि बहुत आरंभिक काल जो आपका था, पहली कक्षा में आप थे तो आपकी कॉपी फाड़ दी गई थी और आप उस वक्त पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। तो मैं वो पन्ने पलटते हुए वहीं ले जाना चाहूँगा। बताइए, क्या ये घटना सत्य है? नहीं, ये बात सही है। मैं कक्षा 2 में था, तो उस समय का मुझे याद है कि मुझे थोड़ा सा, अब बहुत बचपन की बात है, ऐसा होता है। तो फिर हमारे टीचर ने एग्ज़ाम हुआ था हमारा पहली तिमाही का, तो उसमें फिर उन्होंने कॉपी फाड़ दी कि तुमने तो कुछ ठीक ढंग से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, अभी बचपन की जो भी मेमोरी है, तो फिर हमने उस समय से फिर संकल्प लिया, मेहनत की, और फिर बाद में ठीक ठाक रिज़ल्ट रहे हमारे। तो कई बार ऐसा होता है, मैं सबसे शेयर भी करता हूँ कि कोई बात कभी आपको लग जाती है और फिर आप उसमें सुधार कर लेते हैं। तो उस लिहाज से मेरे लिए अच्छा रहा हमारे टीचर का वो सबक। बहुत ज़बरदस्त घटना है ये। मैं भी एक बहुत साधारण परिवार से हूँ कौशलेंद्र जी, तो मैं इन सारी चीज़ों को और बेहतर समझ सकता हूँ। कई बार मन बड़ा आहत भी होता है, क्योंकि मैं भी जब पीछे जाता हूँ, यादों के दरवाज़े खोलता हूँ, तो कई बार बचपन से ही पिताजी के चेहरे पर जो चुनौतियों के बादल मंडराते थे, तो वो बड़ा आहत करते थे मुझे। मैं आपके बचपन को याद करना चाहूँगा। पिताजी की साधारण सी सेवा थी, सरकारी दायित्व बोध बहुत गहरा था उनके भीतर। कैसे याद करते हैं आप अपने बचपन को? मेरे पिताजी जो है सरकारी सेवा में थे, और साधारण सर्विस थी उनकी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन हम लोगों को कभी ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। हमें पढ़ाई लिखाई जहाँ भी बेस्ट जगह हो सकती थी, उन्होंने हमारे लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल कराईं, और मुझे ऐसा कभी ये नहीं लगा कि हम बहुत अच्छी जगह पढ़ नहीं सकते या कोई प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हरदोई में हुई और मैं अच्छी तरीके से पढ़ा। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद आ गया, वहाँ इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली में कोशिश की थी, जेएनयू में, डीयू में, बट वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, मेडिकल हिस्ट्री से पीजी किया, और फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप मुझे मिली। बट मैं रिसर्च के लिए करता, उससे पहले मैं 2008 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम सेंट्रल एक्साइज में आ गया, और फिर दिन आफ्टर मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गया। मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी कह सकते हैं वो कंप्लीट हुआ और मैं सर्विस में आ गया। तो फिर रिसर्च या वो सब करने का मौका नहीं मिल पाया। तो बचपन से पढ़ाई लिखाई के मामले में घर और परिवार ने पूरा सहयोग किया, और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इसके लिए मतलब मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और इसका श्रेय आपके पिताजी को बेहिचक जाता है, पिताजी को और माताजी को, दोनों को, जिनकी वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हुईं, और आज आप देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में, न सिर्फ उसमें, और मुझे जहाँ तक याद आता है आपने पहले अटेम्प्ट में ही रेवेन्यू सर्विसेज को क्लियर किया था। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गया। जी जी। आप जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए और आपने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया,
फिर आप नेट की परीक्षा भी आपने देने का मन बनाया, लेकिन शायद वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। दिल्ली में भी आप जिस लीडिंग कॉलेज में एडमिशन चाहते थे वहाँ भी नहीं हुआ। तो ये जो झोंके थे असफलता के या सफलता न मिलने के, उस समय मन में कैसे भाव थे? क्या कभी मन टूटा? कभी मन में ये भाव भी आया कि ये कैसे हो गया? क्योंकि आपकी मेधावी जो वृत्ति है वो तो बहुत आपके भीतर इंटैक्ट आरंभ से रही। कैसे आप याद करते हैं इन चीज़ों को? जी। एक्चुअली जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उस समय बहुत इच्छा थी कि जेएनयू से पीजी करेंगे, और हमारे सारे जो भी हमारे अध्यापक थे, हमारे टीचर्स रहे, उन सभी लोगों का मेरे पे स्नेह था, और किसी को ऐसा यकीन और भरोसा नहीं था कि शायद मेरा एडमिशन नहीं होगा। 7 सीटें थीं वहाँ पे आई हुई थीं, मुझे एडमिशन लेना था, और डीयू में भी सीटें थीं, बट किसी को ऐसा यकीन नहीं था मेरे टीचर्स में, मेरे घर में, कि शायद मैं वहाँ एंट्रेंस क्लियर ना कर पाऊँ। खुद मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बट वो एंट्रेंस हमारा क्लियर नहीं हो पाया। उस जो भी कारण रहा हो, मैंने तो कोशिश की थी। फिर देन आफ्टर लगा कि हालांकि बहुत शॉर्ट दौर था, इसको ज़्यादा बड़ा दौर नहीं कह सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद यूजीसी नेट भी जो हमारा दिसंबर में होता है वो वाला क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे लगा अचानक कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एक टाइम था जिस समय बहुत ही मन निराश हुआ, और मुझे लगा कि शायद अब एक ही इसका मतलब अगर मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में तो शायद ये सब चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं। और बट फिर वो हमारा हो गया। जेआरएफ में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए जब जैसे अगले बार में मैंने दिया। तो ये एक छोटा दौर था, बट निश्चित रूप से परेशानी का दौर था, और शायद मेरी खुद से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, हमारे टीचर्स की ज़्यादा थी, इसलिए मैं शायद ज़्यादा दुखी था। बट मैं जो आसपास देखता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए लोगों को बहुत लंबा संघर्ष कई बार करना पड़ता है, मुझे वैसा संघर्ष नहीं करना पड़ा। कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के दौरान के ही ये खट्टे मीठे अनुभव थे, बट मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी जल्दी सफलता मिल गई मुझे। कौशलेन जी, आपके साथ एक चीज़ और मैंने महसूस की है कि जब कोई ठोकर आपको लगी जीवन में तो आप और संकल्पवान होकर सामने आए। दूसरी कक्षा में जब एक बार आपसे शिक्षक ने कहा तो आपने प्रथम आने का क्रम शुरू कर दिया। नेट में और दिल्ली में जेएनयू में एडमिशन नहीं मिला तो आपने पहले ही अटेम्प्ट में अखिल भारतीय सेवा निकालने का संकल्प ले लिया। ये रसद गोला बारूद कहाँ से आप भीतर से लेकर आते थे इसका क्योंकि बहुत युवा बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को देखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हम सो कॉल्ड फेल्योर से कैसे निपटें। ये मुझे लगता है ये आपका अच्छा सवाल है, और हर व्यक्ति एनर्जी अलग अलग जगहों से ग्रहण करता है। और जो मैं थोड़ा सा साहित्य में मेरी अभिरुचि रही है, थोड़ा सा कविताएं पढ़ना लिखना और इसके अलावा बुक्स पढ़ना वगैरह मेरा थोड़ा शौक़ रहा है। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से एनर्जी गेन करता रहता है। मैं भी जहाँ पढ़ता था तो दीवालों पे कविताएं और ऐसे कोटेशन बहुत सारी चीज़ें मैं लगा के रखता था, उनको पढ़ता रहता था, तो उनसे ही खुद एनर्जी आती रहती थी। कई बार रामचरितमानस भी मैं पढ़ता था तो उसके भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनको पढ़ के और एनर्जी आ जाती थी। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से एनर्जी लेता है, और मुझे लगता है कई स्रोत थे एनर्जी के, उसमें से एक ये महत्वपूर्ण स्रोत था। जैसे मैंने निराला को कभी पढ़ा, राम की शक्ति पूजा को पढ़ा, तो जो निराश राम हैं वो अचानक फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं, तो उनके साथ साथ शायद उसको पढ़ने के साथ मेरे अंदर भी ऊर्जा भरने लगती थी। या मैंने दुष्यंत को कभी पढ़ा कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों। या कोई दूसरा कभी उस समय मैं तैयारी करा करता था तो दशरथ माझी की कहानी मुझे याद है, किसी न्यूज़पेपर के उसमें काफ़ी बड़ा कवरेज था, तो मैंने वो न्यूज़पेपर की कटिंग अपनी दीवार पे चिपकाई हुई थी कि कैसे एक पहाड़ को पूरा दशरथ माझी ने जो है तोड़ दिया। तो ऐसे जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ होती थी उसको मैं देखता रहता था, पढ़ता रहता था, तो उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी। और कई मैगजीन्स में छोटी छोटी कहानियाँ निकला करती थी। मुझे एक छोटी सी कहानी याद है जिससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी। उस कहानी का सबक ये था कि जो आपकी कमज़ोरी है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी हैबिट रही है कि कभी लास्ट तक फाइट करते रहने की। मुझे याद है कि हम लोग कई बार यूनिवर्सिटी में कई कंपटीशन में जाते थे हम लोग,
तो उसमें बहुत सारे प्रकार के कंपटीशन होते रहते थे। तो कई मैंने ऐसे भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। एक मैं आपको वाकया सुनाना चाहूँगा। एक यूनिसेफ और ग्लोबल आइकॉन नोएडा का कॉलेज है, उनकी तरफ से एक NCZCC इलाहाबाद का सेंटर है, आपको पता होगा, उत्तर मध्य सांस्कृतिक। वहाँ पे एक बार मिस्टर और मिस इलाहाबाद का कंपटीशन हो रहा था और सडनली मैंने पार्टिसिपेट कर लिया था उसमें। और मेरी पर्सनालिटी शायद वैसी है नहीं कि मैं कोई मिस्टर इलाहाबाद या इतने बहुत बड़े रीजन का था वो, उसमें मैं सेलेक्ट हो सकूँ। 40-40 पार्टिसिपेंट्स थे और मैंने तो बस ऐसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इन दैट टाइम मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और एक समय मुझे लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक कंपटीशन है, रैंप पे कैट वॉक करना और देन आफ्टर फिर आप इंटरव्यू देना, वो मतलब बात क्वेश्चन आंसर का जवाब देना, ड्रेसिंग और दुनिया भर की चीज़ें हैं। मेरी तो पर्सनालिटी इस लायक नहीं है। बट फिर मैं एक बार अंदर चला गया तो बाहर निकलने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया आप भाग नहीं सकते हैं तो लास्ट तक फाइट तो करते हैं। तो फिर मैंने जैसे भी एनर्जी गेन की, जो कुछ भी, उसकी एक लंबी कहानी है। बट देन आफ्टर जब फाइनल रिजल्ट का टाइम आया तो पूछा गया कि ऑडियंस है कि बताइए मिस्टर इलाहाबाद कौन है। बहुत सारे NCZCC का, रात का 8 बजे था, पूरा खचाखच भरा हुआ था वो हॉल जी। तो सारे लोगों ने मेरा नाम बताया, मुझे भी आश्चर्य हो रहा था। और जजेस ने भी फिर फाइनली मुझे ही, ऑडियंस के मार्क्स तो थे, जो जजेस ने भी मुझे ही चयनित किया था एक स्वर से। तो वो अनएक्सपेक्टेड मैं मिस्टर इलाहाबाद बन गया। उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जीवन में कुछ भी आपको हासिल हो सकता है, चाहे मतलब पता नहीं कैसे हासिल होता है। मेरी पर्सनालिटी 1% भी उस लायक नहीं थी, बट सारे ऑडियंस और जजेस के सहयोग से मैं मिला। तो उस दिन मैंने सीखा कि आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप सही में खुद ही को हारा हुआ ना मान लें। और ढेरों शुभकामनाएं आपको आगे के लिए भी, कि आप इसी तरह लोगों का मन जीत कर आप आगे बढ़ते रहें। मैं अब उन कुछ किस्सों की तरफ आता हूं जो सच्चाई में आपने बदले। सबसे पहले नरसिंहपुर में आपने ODF में जो काम किया उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। सागर में आपने जिस तरह से म्यूनिसिपल कमिश्नर रहते हुए आपने 200-225 की रैंकिंग थी उस शहर की और आप उसको 23 पर ले आए। इनकी प्रेरणा हमेशा बनी रहे, ये बड़ा कठिन होता है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि कोई भी युवा IAS अधिकारी अपने करियर के पहले 10 सालों तक तो खूब नवाचार करता है, लेकिन मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं दूंगा कि आप जीवन पर्यंत एक नवाचारी अधिकारी के तौर पर, और उसके बाद भी जो भी भूमिका आप हो आप रहें। कैसे देखते हैं इस एनर्जी को लंबे समय तक रखना? चुनौती तो है कौशलेंद्र जी। हाँ, आपकी बात एकदम सही है कि शुरुआत में आपने कहा कि एनर्जी का लेवल हाई रहता है, उसके बाद कई बार एनर्जी का लेवल डाउन हो सकता है। बेसिकली क्या है कि मेरे साथ ऐसा रहा है कि जब भी मैं कोई काम टेकअप करता हूँ तो बहुत जुनून के साथ टेकअप करता हूँ और उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो उसी का परिणाम है, आपने बताया कि चावरपाठा मध्य प्रदेश का पहला ODF ब्लॉक था नरसिंहपुर का, और रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने किया था एक चैलेंज के रूप में। जो है उस समय ACS हमारी थी मैडम अरुणा शर्मा मैडम, उनका बहुत ज़्यादा उसमें मार्गदर्शन था। फिर हमने जो है सागर में भी वहाँ पे किया, हमने 23वीं रैंक लगाई और जो है फास्टेस्ट मूविंग सिटी का हम लोगों ने अवार्ड लिया। उसमें भी अगनानी सर और विवेक अग्रवाल सर की प्रेरणा रही। फिर उसके बाद नीमच में भी प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड हमें मिला जी। तो फिर उसके बाद में जो है विदिशा में भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने काम किया, स्वच्छता में काम किया, बहुत अच्छा मिला। तो कुल मिला के ये मैं जनरली जो फील करता हूँ, मुझे लगता है कि आप इसको नवाचार नहीं कह सकते। जो काम हमारा है मैं उसी को फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से करें। नवाचार तो मैं बहुत कम ही करता हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि जो भी काम हमारे कोर काम हैं उसको हम अच्छे से करते रहें, और फिर भी मुझे संतुष्टि कभी नहीं मिलती। ऐसा लगता है शायद मैं अपना अभी और कुछ दे सकता हूँ, और कुछ दे सकता हूँ, और आगे का तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आप सबकी दुआएं और सहयोग और ऐसी अगर आप लोग पूछते रहेंगे, हौसला बढ़ाते रहेंगे तो ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और बहुत सी शुभकामनाएं। और मुझे आपका ये वाक्य बहुत अच्छा लगा कि नवाचारी नहीं, वो मेरा कोर काम है। अगर हम उन कामों को जिनको हम अनूठा और अलग और कठिन मानते हैं, वो हमारे लिए हमारे कोर वर्क हो जाए, हमारा कोर काम हो जाए वो, तो ये समाज के लिए भी बहुत अच्छा है
और शायद हम उन कामों को जिनको कठिन और चुनौतीपूर्ण और स्टीरियोटाइप नहीं माना जाता है, लीक से हटकर माना जाता है, उन सारे कामों को हम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आपसे ये सीखा है मैंने जब आप ये टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, थैंक यू, ये तो आपका बड़ापन है। जी जी, नहीं कौशलेन जी, मैं आपके व्यक्तित्व से काफ़ी परिचित हूँ। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन का विवाह। आप दाम्पत्य जीवन में बंधे, तो उस अनुभव को मैं याद करना चाहूँगा। ये क्या एक अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ गठबंधन रहा या हाँ, ये जी प्रेम ऐसा विवाह ही था। रहा वहाँ पहले या नहीं, दोनों पहले का से हम मिला लोग जुला परिचित स्वरूप नहीं था? थे। और क्या आपकी जो अर्धांगिनी हैं ये वर्किंग है या सबसे महत्वपूर्ण काम वो हाउस मैनेजर हैं? क्या इसके बारे में जानना चाहिए। अभी तो वो हमारे साथ में रहती हैं, और जब वो पहले तो पढ़ाती थी वहाँ पे जौनपुर में, जहाँ उनका अपना पहले शादी के पहले, बट अभी तो हमारे साथ हैं जी। और बेसिकली ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है जब आप बहुत सारा टाइम अपना काम में लगाते हैं, और जब तक आपका पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर पर्सनल लाइफ में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे तब तक आप बहुत अच्छा प्रोफेशनली भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन और एनर्जी और उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस घर में करना पड़ता है। चाहे अभी मैं ग्वालियर में हूँ तो कोविड में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, और मैं इस मामले में अपने को भाग्यशाली कहूँगा कि मेरी वाइफ कामिनी जो है वो हर समय हमारे कंधे से कंधा मिला के मेरा हौसला अफजाई करती रहती हैं, और हमारे बच्चों को भी ध्यान रखती हैं। और कभी भी हमारा मोटिवेशन अगर डाउन होता है तो वो, जैसे आप याद दिला रहे हैं मुझे बहुत सारी पुरानी चीज़ें, ऐसे वो भी याद दिलाती रहती हैं कि आपने ऐसा किया। क्योंकि क्या होता है, हर कोई कभी न कभी उसे लगता है ये बहुत ही कठिन काम है, उससे नहीं हो सकता, पता नहीं पहले कैसे कर लिया। तो उस समय आपको, जो आप कह रहे थे बहुत सारी कहाँ से एनर्जी गेन करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेज, तो उसमें वो हमारी मदद करती रहती हैं। मैं इसलिए खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अगर मैं अपने शिक्षकों को याद ना करूँ तो शायद ये बात अधूरी रह जाएगी कि मैं जो कुछ भी आगे बना उसमें हमारे शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। और मैं दो वाक़ये आपको शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत। एक, मैं इवन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, मैं तो आर्ट्स से पढ़ता था, बट मेरे जो शिक्षक थे वहाँ पे तरुण शांति सेना के डायरेक्टर थे, जो जेपी नारायण ने बनाया था, तो उसमें मैं भी मेंबर था। डॉक्टर राम प्रकाश सिंह, अभी भी हमारी बात होती है, हमारा ग्रुप है। तो क्या है कि मैं मैगज़ीन के लिए, वॉल मैगज़ीन के लिए कोई संपादक देख रहे थे, तो मैं सारे तरफ नोटिस देखता रहता था। मुझे नोटिस दिखा, कोई उन्हें संपादक मिल नहीं पा रहा था, मैं उनके पास गया, उन्होंने जो कुछ भी देख के मुझे सिलेक्शन कर लिया। और मैं 12th तक पीसीएम से था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उस समय इतना सारा यूपी बोर्ड का सिलेबस होता था कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिटरेरी करने के लिए टाइम नहीं रहता था, तो और मेरा एक्सपीरियंस भी कम था, तो मैंने पहला अंक निकाला। अभी आज देखता हूँ तो लगता है कितना ख़राब अंक निकाला था, बट जब मैं निकाल के गया पहला अंक, तो मेरे टीचर ने बोला, राम प्रकाश सर ने बोला, क्या एक्सीलेंट, तुम तो लग रहा है कि जन्मजात संपादक हो। और ऐसा कह के उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, और मुझे उस समय लगा सही में मैं बहुत ही बड़ा संपादक हूँ। बाद में उन्होंने धीरे धीरे सुधार किया, हमने कई अंक निकाले, तो वो उस तरीके से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और फिर एक बार क्या हुआ, मैं जब डिबेट में, वो मुझे हमेशा सेकंड कर देते थे, डिबेट में फर्स्ट नहीं देते थे, और जब डिबेट को कंक्लूड करते थे तो मेरी बहुत आलोचना करते थे कि इसने ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला। तो मैं सोचता था ये सर तो मुझे मानते भी और हमेशा पब्लिकली जो है मंच पे मेरी आलोचना करते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा, जब वहाँ मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, सर आपने फर्स्ट बहुत ही कम मुझे दिया होगा, सेकेंड दे देते हैं आप, और आलोचना भी इतनी करते हैं। तो उन्होंने कहानी सुनाई जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया, वो आज भी मेरे मेमोरी में है। उन्होंने कहा कि ओशो जो था ना, वो कभी रोता नहीं था किसी की मृत्यु पे, और उसकी नानी की इच्छा थी कि जब वो मरे तो ओशो रोए, लेकिन तब भी ओशो नहीं रोए। लेकिन जब गांधी जी की डेथ हुई तो ओशो रोने लगे। तो और जबकि गांधी जी की कई बार आलोचना भी करते थे ओशो, तो उनके जो भी उनके शिष्य थे उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, जबकि आप तो उनकी आलोचना भी करते थे। तो उन्होंने कहा ये एक व्यक्ति थे जिनसे देश को बहुत उम्मीदें थी। तो बोले मैं तुम्हें इसलिए इतनी आलोचना करता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो मुझे जो है उस बात ने बहुत प्रेरित किया, तो उनकी वजह से मैं काफ़ी आगे चीज़ों को समझ पाया। तो यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर ललित जोशी थे जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। बचपन में अगर याद करें तो मुझे रंजना मैडम पढ़ाती थी
मैं गाना कभी गा नहीं पाया, लेकिन एक बार मेरी बड़ी दिली इच्छा थी, तो मुझे मेरी लय ताल है नहीं, तो उन्होंने है प्रीत जहाँ की रीत सदा मुझे इतनी ट्रेनिंग दी, पता नहीं मैंने कैसा गाया होगा, लेकिन एक बार उन्होंने मेरी वो भी इच्छा पूरी कराई कि स्टेज से ये जो है कुछ गा के एक बार सुना ले। तो ऐसे टीचर्स को मैं हमेशा याद करता हूँ जिन्होंने मेरे अंदर जो कुछ भी छुपा हुआ था उसको बाहर निकालने में बहुत सारी मतलब मेहनत की मेरे लिए। कंक्लूड करते हुए मैं एक बार फिर एक शिक्षक के नाते आपसे भी, हम सब की अलग अलग भूमिका होती है, कहीं हम विद्यार्थी हैं, कहीं हम शिक्षक भी हो जाते हैं। मैं आपसे एक शिक्षक के नाते उन युवा जो अखिल भारतीय सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा में अटेम्प्ट करते हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगा, आपका मीडियम संभवतः हिंदी रहा? हिंदी था जी, हिंदी था। बड़ा कठिन माना जाता है हिंदी से क्रैक करना। और दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए, किस तरह का मार्गदर्शन होना चाहिए, किस तरह की सोहबत होनी चाहिए और इंटरव्यू में क्या सावधानी होनी चाहिए? देखिए क्या है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारा पैटर्न बदल गया है। हमारे समय में दूसरे प्रकार का पैटर्न था, अभी जो है दूसरे प्रकार का पैटर्न हो गया, इसलिए एग्जैक्ट किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए वो तो पूरा बता पाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि नए दौर में सिविल सर्विसेज के पैटर्न भी बदले हैं। लेकिन अगर उसका नट सेल में जीस्ट यही है कि हमें अपनी ऊर्जा बना के आसपास के वातावरण पे नज़र रखते हुए, अपने को अपडेट करते हुए अगर हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। और हमें किसी भी मोड़ पे निराश नहीं होना चाहिए। जो सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डाइवर्सिफाइड सर्विस है, पब्लिक के लिए बहुत कुछ करने का मौका है। और जो नहीं कर पाते हैं तो आसमां कहीं ख़त्म नहीं होता, वो तो बहुत ही आगे चलता रहता है। इसलिए जीवन में हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, हम जहाँ भी रहें वहाँ बहुत बेहतर करें, खुशी के साथ करें, समाज को पॉजिटिव एनर्जी दें, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर बात आपने कही। इंटरव्यू जो रहता है वहाँ क्या जो हम वास्तविक हैं, क्योंकि कई मैंने आपके कैडर के भी अधिकारियों से बात की, आईपीएस से भी बात की, उनका कहना है कि बी ऑनेस्ट, आप जैसे हैं, जितना जानते हैं ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए, और जो भी तथ्यात्मकता है, जितनी भी जानकारी, ऑब्जेक्टिव जानकारी आपके पास है, उसी के प्रस्तुतिकरण को लेकर साक्षात्कारकर्ताओं के सामने आए। एकदम आप सही कह रहे हैं, जैसे भी हम हैं अगर हम वैसा ही प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे जो आप कह रहे हैं वो अच्छा सा सच है, हमें पर्याप्त मार्क्स मिल जाते हैं। सर बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और इस बातचीत में कई बार हम आपसे सीखते हुए मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे हमें ग्रहण करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा, वो है आपकी सरलता और सादगी। 10 वर्ष एक छोटा समय नहीं होता अखिल भारतीय सेवा में, जिसमें आप 3 या 4 बार आप कलेक्टर की जिम्मेदारी, ज़िले के मुखिया का दायित्व आप निभा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी सरलता को किसी बहुमूल्य थाती की तरह अपने भीतर सहेज कर रखा है। ये बहुत कठिन होता है सर। बहुत जल्दी सफलता और श्रेष्ठता का भाव हमारे सर चढ़कर बोलने लगता है, लेकिन आप अभी भी इनसे आपने अपने को बचा कर रखा है। और इसमें आपके गुरुजनों के संस्कार और आपके माता पिता के संस्कार और खुद आपकी उत्तम मानवीय सोच निश्चित तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी विज़न और इसी संकल्प के साथ पीड़ित मानवता की सेवा करते रहें और अपने दायित्व को हर मोड़ पर और निखारते हुए और बेहतर करते हुए आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। आपको भी थैंक यू। तो ये थे 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में ग्वालियर कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाने वाले कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।